टू ऑल ऑफ यू। अग्राज, जलिता, प्रभात, कौशल, सम्राट, सतीश, मोहित, शिल्पा। आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी इंटरनेट के कनेक्शन की पीछे से ही, इसलिए क्लास आपकी थोड़ी 5 मिनट लेट हो गई। चलिए जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सुमित, निकिता, भुजवीर, रोशन, नवल, शुभित, रवि, अखिलेश, शन्नी, विश्वमित्र, दीपक, कुलदीप, राहुल। वो कैब का बैच कब आएगा? विकास पूछ रहे हैं आएगा वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन नेक्स्ट मंथ। गुड मॉर्निंग एम, रियाज, गोविंद, प्रशांत, कौशल। चलिए जी, आप लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। प्रभात इंग्लिश, बहुत अच्छी बात। लोकेश, निर्भय, राजेश, फारूक। हाँ, मेरा नाम कौन सा कह रहा है? मेरा नाम निर्भय ले लिया भाई, आपका नाम। आ जाइए, क्लास को शुरू करते हैं। थैंक यू वृंदावन, अरुण। नेक्स्ट मंथ कौन से वीक में आएगा? बिल्कुल स्टार्ट में ही आएगा। मेरी जो क्लासेस होती हैं जनरली, आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, हर मंथ के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में मेरे बैचेस आते हैं, राइट। और उसमें एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, इंग्लिश स्पेशल, उसके बाद फिर वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन, फिर इंग्लिश स्पेशल, इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कॉन्सेप्ट देखे थे, जहां से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, फ्रेम किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या क्या समझा था आपने कि प्रॉपर नाउन के पहले जब आप कमेंट ना करें अभी। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, राजीव, अमित, गुड मॉर्निंग। कमेंट ना करो अभी, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है मैं अगर आपके कमेंट्स अभी देखता हूं तो। हाँ जी, तो प्रॉपर नाउन में हमें बात समझ में आ गई थी कि इन जनरल तो प्रॉपर नाउन जो है उसको गिनती देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। दूसरी बात क्या समझ में आई थी? प्रॉपर नाउन को प्लूरल करते हो तो भी वो कॉमन नाउन के तौर पर बिहेव करते हैं। और तीसरी बात की प्रॉपर नाउन से पहले अगर आप आर्टिकल लगाते हैं तो भी, आर्टिकल आप क्योंकि लगा रहे हो ए एन, तो एक की बात कर रहे थे, उसी पॉइंट उसी पर्टिकुलर पैटर्न से अगर आप कोई नंबर भी लगाते हैं, जैसे हमने 3 करीनाज किया था, तो भी वो कॉमन नाउन बन जाता है। ये सारी बातें हमने समझी थी। उसके बाद बात हुई थी हमारे कॉमन नाउन की, कि कॉमन नाउन के पहले अगर द लगा रहे हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे बिहेव करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस देखा था, कहा जाएगा कि द सोल्जर इन हिम अराउज्ड व्हेन ही सॉ अ फ्लीइंग क्रिमिनल। द सोल्जर इन हिम अराउज्ड व्हेन ही सॉ अ फ्लीइंग क्रिमिनल। क्या मतलब हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये मतलब आर्मी से रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी उन्होंने जब रोड पे एक भागते हुए अपराधी को देखा तो उनके अंदर का सैनिक जाग गया। द सोल्जर इन हिम, तो यहां भाव आ गया। ये हमने देखा था क्वेश्चन। उसके बाद देखा कि अगर हम एडजेक्टिव से पहले भी द लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे जब हमने बात की द रिच, द पुअर, तो वहां पे हम अमीर लोग और गरीब लोगों की बात कर रहे थे। और एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा कि भाई स्कूल, कॉलेज, टेंपल, चर्च, हॉस्पिटल, इन तरह की जगहों पे जब आप इनके प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं तो आप द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब कोई और पर्पस हो प्राइमरी पर्पस के अलावा तो हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे। अब तीसरा आज का है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो आज की क्लास की शुरुआत कलेक्टिव नाउन से होगी और इसमें भी समझते हैं कि किस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, क्या कंफ्यूजन होता है। 2 सेंटेंस लिखता हूं। पहला सेंटेंस है, जूरी हैव ऑब्लिक हैज गिवन इट्स ऑब्लिक देयर वर्डिक्ट। दूसरा क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको जरा ऑप्शन देता हूं इनमें कॉम्बिनेशन के। जैसे कि आप साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि यहां पे हैव, हैज और इट्स और देयर है, तो मैं जरा कॉम्बिनेशन आपको दे रहा हूं। पहला है आपके पास हैव और इट्स का कॉम्बिनेशन, दूसरा है हैव एंड देयर का कॉम्बिनेशन, तीसरा है हैज एंड इट्स का कॉम्बिनेशन, और चौथा है हैज एंड देयर का कॉम्बिनेशन। आप अपने कमेंट में आप 1 2 3 4 लिखेंगे, मतलब एबीसीडी लिखेंगे। चलो एबीसीडी लिखा है तो 3 4 का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ जी, एबीसीडी में से आप बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन आपको इस सेंटेंस में सबसे सही लग रहा है। बहुत ही बेसिक, सी 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 बी डी 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 सी 2 सी 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 डी 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 सी सी बी। ओके ठीक है, सी की संख्या मतलब जो आपके कमेंट्स में है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन बी और डी भी नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि सी जो है वो 60% लोगों ने सी आंसर किया है, तो बी और डी वाले भी 20-20% हैं। ए मुझे नहीं दिखाई दिया, खैर कमेंट बहुत तेजी से आते हैं इतने सारे। चलिए, सो वेरी गुड। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद इसका भी पक्का कर लेंगे और शायद आपको हिंट भी मिल जाए। जूरी हैज ऑब्लिक हैव argued for 5 hours. Jury has oblique have argued for 5 hours. अब यहां पे आपके पास चॉइस है हैज और हैव में से, बताइए किसके साथ जाएंगे आप। वरुणिका हैव, शुभम हैज, हैव, हैज, 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 हैव, हैज, हैज, हैव, 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 हैव। चलो बहुत अच्छे। तो यहां पे करेक्ट हो गया हैज और इट्स, और यहां पे करेक्ट हो गया हैव, और यहां से शुरू होती है थोड़ी सी कंफ्यूजन जिसको हम दूर करेंगे। देखो दोनों सेंटेंस में जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो जूरी है, और जूरी आपको पता है कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। जजेस के ग्रुप को ही हम जूरी कहते हैं। और हमने मोटे तौर पे ये भी बात समझी थी कि अगर हम काउंटेबल नाउन के बारे में ये पूछे, सॉरी कलेक्टिव नाउन के बारे में ये पूछें कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो एक सवाल मन में पैदा होता है। वो क्या कि भाई आपने कलेक्टिव नाउन बोला किसको है? सिंगल वर्ड फॉर द होल ग्रुप।
सिंगल वर्ड फॉर द होल ग्रुप, वही तो है कलेक्टिव नाउन। अब यहां पे समस्या ये पैदा होती है कि यार जब हमने पूरे पूरे ग्रुप के लिए एक शब्द ही चूज किया है तो उसको प्लूरल करने का क्या मतलब है, लेकिन है, और इसीलिए हमने सी और सी वाले यानी कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को क्या कहा था, काउंटेबल। कोई चीज काउंटेबल होगी तभी प्लूरल होगी, और आप यहां पे हैव देख रहे हैं। अब कैसे प्लूरल है उसका फंडा समझ लेते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइटेड मैनर में काम कर रहा है तो आप उसको सिंगुलर कंसीडर करते हो। क्या? कलेक्टिव नाउन, बिकॉज दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल आर अ काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर एक ग्रुप के सारे मेंबर किसी काम में एक यूनिट के तरीके से काम कर रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी के तरीके से काम कर रहे हैं, यूनाइटेड मैनर में कर रहे हैं, तो आप उनको सिंगुलर कंसीडर करते हो। और अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर जो है वो किसी काम को डिवाइडेड मैनर में कर रहे हैं तो आप उनको क्या कंसीडर करते हो भाई? प्लूरल। बस यही फंडा आपको ध्यान में रखना है, कभी तुक्का नहीं मारना कि गट फीलिंग आ रही है यहां हैज लगा दे, यहां हैव लगा दे, इज वाज कुछ भी। अब आप सेंटेंस पे जरा गौर फरमाओ। लिखा है जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। जब भी कोई जूरी फैसला देती है तो जाहिर तौर पे एक जूरी के अंदर जितने भी जजेस होते हैं वो एक यूनिट के तौर पर फैसला देते हैं, वो पूरी पूरी जूरी का फैसला होता है। यानी फैसले के समय अगर सपोज एक पैनल के अंदर, एक जूरी के अंदर 5 जजेस हैं तो वो एक यूनाइटेड मैनर में एक यूनिट की तरफ फैसला दे रहे हैं, आप उनको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, और इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर, और जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है इट्स वर्डिक्ट, इसका वर्डिक्ट, वो भी सिंगुलर है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आप जरा गौर फरमाएं, यहां पे लिखा है जूरी हैव आर्ग्यूड फॉर 5 आवर्स। यहां पे आर्गुमेंट की बात हो रही है। अगर 5 घंटे तक बहस चल रही है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आदमी बहस कब करता है, या एक ग्रुप के अंदर बहस कब होती है? जब उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड हैं, उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तभी तो बहस चलेगी। और 5 घंटे तक बहस चली तो सपोज अगर एक जूरी के अंदर 5 जज हैं और वहां पे लिखा है 5 घंटे तक बहस चल रही है, यानी उन 5 घंटों के दौरान उन सभी के अलग अलग मत थे, वो डिवाइडेड थे, यूनाइटेड नहीं थे। तो क्योंकि 5 घंटों तक बहस की बात हो रही है, डिवाइडेड है, डिवाइडेड होगा तो क्या कंसीडर करेंगे हम कलेक्टिव नाउन को? प्लूरल। और इसीलिए यहां पे वर्ब क्या आ गया? हैव। तो ये इसका फंडा है, राइट? सो व्हेनेवर यू एनकाउंटर विद एनी सेंटेंस व्हिच हैज collective noun and you need to decide that do I need to go with a singular or plural structure, then what you need to look at, you just need to look at the functionality of the verb, that in that particular sentence if the members of the collective noun are functioning in a united manner you consider them singular and the whole structure will be in singular structure only. But in that particular action if the members of that collective noun are functioning in divided manner you have to consider them plural, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लूरल। तो हमें कभी तुक्का नहीं मारना, यही आपका बॉटम लाइन रूल है, कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। जब भी कलेक्टिव नाउन्स के इस्तेमाल के साथ आपको एक सेंटेंस दिया जाए तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो क्रिया है, जो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, उस वर्ब के ऊपर आप गौर फरमाएं कि इस काम को करने में कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर हैं वो यूनाइटेड हैं कि डिवाइडेड हैं। और अगर यूनाइटेड हैं तो आप उनको, ये यूनाइटेड शब्द कहां से निकला है? एक यूनिट से यूनाइटेड बना है। अगर वो एक एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं सिंगुलर लीजिए, और अगर वो अपने काम में डिवाइडेड हैं तो उन्हें क्या कंसीडर करेंगे? प्लूरल कंसीडर करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ अखिलेश, इट्स की बड़ी कंफ्यूजन है भाई। मैंने इट्स लिखा है, आईटी के साथ अपॉस्ट्रोफी लिखा है क्या? आपने यहां पे लिखा हुआ है तो ठीक है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ये जब लिखते हो तो इसका मतलब इट इज होता है, इट वाज होता है, हैज भी होता है इसका मतलब। और जब आप ऐसे लिखते हो तो इसका हिंदी अर्थ होता है इसका, ठीक है ना, इसका। बात समझ में आई? तो यहां पे हम एक जूरी को एक एंटिटी के तौर पे मान रहे हैं, वहां पे अब हम इंसान की बात नहीं कर रहे, तो उधर क्या आ जाएगा? इट्स। शुभम अभी क्लास चल रही मेरे भाई, हैंडआउट के पीछे क्यों परेशान हो जाएगा ना हैंडआउट अपलोड। थैंक यू निर्भय, थैंक यू वेरी मच। आइए अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, और जो आपको समझाया है उसकी जरा मैं टेस्टिंग करूंगा। कानून जो है वो यहीं पे लिखा रहने दूंगा। अच्छा यहां पे देखो, ओहो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने जवाब दिया था उनको भी तो निपटाया जाए थोड़ा, और अपने कचरे भी हम साफ कर लें। हैव इट्स लिखा था, हैव देयर लिखा था, राइट? फिर हमने हैज इट्स लिखा था और हैज देयर लिखा था। पहले उन लोगों को जिनको बहुत बेसिक लेवल पे कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन भी दूर कर लूं, इसीलिए मैं ये चारों ऑप्शन देता हूं। देखो हैव और इट्स और हैज, सॉरी हैव एंड देयर और हैज एंड इट्स, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने ए ऑप्शन चूज किया था और जिन लोगों ने डी ऑप्शन चूज किया था वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने ग्रामर की बेसिक पैरलिज्म की धज्जियां उड़ा दी। कैसे उड़ा दी भाई? अगर आपने हैव को कंसीडर किया है, अब यहां पे जूरी लिखा था हमने, मान लो अगर आपने हैव कंसीडर किया है इसका मतलब आपने अपने सब्जेक्ट को प्लूरल माना। अगर आप प्लूरल मान रहे हो तो उसी सब्जेक्ट के लिए जो आप लगा रहे हो प्रोनाउन या एडजेक्टिव वो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पे तो जूरी को प्लूरल मान रहे हो तभी हैव लगाया, इधर आप इट्स कर दे रहे हो, एक प्लूरल एक सिंगुलर। तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और वही प्रॉब्लम इधर भी है। अगर आपने हैज माना तो इसका मतलब आपने अपने सब्जेक्ट को माना है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फिर देयर कैसे हो सकता है? देयर का मतलब तो उनका होता है, ये प्लूरल है, राइट? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट? ये तो मतलब बिल्कुल वाहियात था। हैव और देयर हो सकता है, क्योंकि हैव क्या यहां पे नहीं हो सकता, ये मत समझ लेना कि सर कह रहे हैं इस सेंटेंस में हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन के तौर पे हो सकता है, जैसे हमने यहां पे भी हैव का इस्तेमाल किया था। तो हैव और देयर दोनों प्लूरल, हैज और इट्स दोनों सिंगुलर। पूरे सेंटेंस में स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है पैरेलल स्ट्रक्चर होना। ये नहीं कि एक सिंगुलर एक प्लूरल फिर एक सिंगुलर, सब यूनिफॉर्म होना चाहिए। चलिए एक और सेंटेंस देता हूं, फिर आपकी टेस्टिंग करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
टीम has taken their seats. आपके पास तीन जगह है सिलेक्शन के लिए, हैव हैज में से चूज करना है, इट्स देयर में से चूज करना है और सीट्स में से चूज करना है। बाबा कहां कहां से कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो भाई? सर आपने कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्ट नहीं होता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बात को ढंग से समझें। हाँ जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आई थिंक 90% आंसर जो है वो बिल्कुल सही है यहां पे। अब मेरे को 80% लग रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हैज इट सीट के साथ भी जा रहे हैं। चलिए आपको हेल्प करने के लिए मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। टीम इज ऑब्लिक आर हैप्पी आफ्टर विनिंग द मैच। आई थिंक जिन लोगों को कंफ्यूजन थी वो भी अब दूर हो जानी चाहिए। टीम इज हैप्पी, इज ऑब्लिक आर हैप्पी आफ्टर विनिंग द मैच। क्या बात है, बरबर के इज आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। यहां पे टीम इज हैप्पी आफ्टर विनिंग द मैच होगा और टीम हैव टेकन देयर सीट्स होगा। सेम फंडा है यहां पे भी, दोनों सेंटेंस में मैंने एक शब्द टीम इसी को कलेक्टिव नाउन के तौर पे लिया है, राइट। टीम क्या होता है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में हमने टीम को प्लूरल कंसीडर किया है, जबकि दूसरे में क्या किया है? सिंगुलर। कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है आपके पास, बिकॉज अगर सपोज क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर्स हैं, तो जब वो कुर्सियों में बैठेंगे दे हैव टू बी डिवाइडेड। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो कप्तान साहब है वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, फिर वो कप्तान साहब उनकी गोद में, फिर बाकी के 9 खिलाड़ी एक एक की गोद में बैठते जा रहे हैं और ह्यूमन पिरामिड बनाने वाले हैं आज वो। आला रे आला, कुछ मटकी वटकी नहीं फोड़ने वाले वो। सो दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। मतलब क्या कि कुर्सियों पे बैठते समय तुमको डिवाइडेड ही होना पड़ेगा। अब अगर कोई टीम है तो टीम जब ग्राउंड के अंदर होती है तब वो एक यूनिट के तरीके से खेलती है। ग्राउंड से बाहर आते हैं उन सभी की अपनी पर्सनल जिंदगियां हैं भाई, अपनी जाति जिंदगियां हैं। उनमें ऐसा थोड़ी कि वो हर काम जो है वो यूनाइटेड मैनर में करने वाले हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अब मान लो पेपर में आ गया कि टीम हैज टेकन इट्स हैज चेंज्ड इट्स जर्सी या हैव चेंज्ड देयर जर्सीज, तो जाहिर तौर पे एक टीम के अंदर अलग अलग साइज के खिलाड़ी हो सकते हैं। क्रिकेट की टीम है, सभी के जर्सी की साइज जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो जब जर्सी को चेंज करेंगे तो उनको डिवाइड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कप्तान साहब अपनी जर्सी खोलेंगे, आ जाओ सारे समा जाओ, राइट, एक साथ जैसे वो जोश दिखाते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो दे हैव टू बी डिवाइडेड, और जब डिवाइडेड हैं तो हमें प्लूरल लेना पड़ेगा। हमने सब कुछ प्लूरल ले लिया, हैव, देयर और सीट्स। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैच को जीतने के बाद खुशी की बात की जा रही है, तो जाहिर तौर पे मैच को जीतने के बाद जो खुशी का फीलिंग होती है, खुशी की फीलिंग जो होती है वो एक यूनाइटेड मैनर में होगी। ऐसा नहीं है कि उस टीम के अंदर कोई दुखी होगा अगर उस टीम ने मैच जीता है। सो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विल बी यूनाइटेड आफ्टर विनिंग द मैच अमंग द मेंबर्स ऑफ एनी टीम इन एनी गेम। सो बिकॉज एट दैट मोमेंट दे आर यूनाइटेड, आपको क्या लेना पड़ेगा? उनको सिंगुलर। चलिए एक और सेट देता हूं कि जो बिल्कुल कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। फैमिली लिविंग next door is oblique are fighting with one another, and next sentence is, अब फैमिली भी आपको पता है कलेक्टिव नाउन है, फैमिली में मेंबर्स का कलेक्शन होता है तभी फैमिली कहते हैं हम। फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर is oblique are from मुंबई। हाँ जी, तो यहां पे क्या है? पहले वाले सेंटेंस में आर इज 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 आर। क्या बात है, बिल्कुल। यहां पे आपने आर लगा लिया है और यहां पे इज लगा लिया है। और एक और ज्ञान मैं आपसे लेना चाहूंगा, ये लिविंग नेक्स्ट डोर 2 कॉमा के बीच में लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये किस तरह का फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज आप पढ़ के आए हैं पिछले हफ्ते, प्रैक्टिस करके आए हैं क्वेश्चन। ये किस तरह का फ्रेज है? शब्दों का समूह है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्बियल फ्रेज है? वेरी गुड साहिल, सम्राट, उज्जवल, एमडी, अजय। एडजेक्टिव फ्रेज है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ लोग नाउन भी बोल रहे हैं। मोहित कहां से नाउन है मेरे भाई, जरा बताना तुम हैं। नाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट का, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेंटेंस का सब्जेक्ट फैमिली, ये लिविंग नेक्स्ट डोर। बहुत अच्छे, आई थिंक 95% लोगों ने सही जवाब दिया है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। 2 कॉमा के बीच में इस फैमिली के बारे में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो नाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और ये पूरा का पूरा फ्रेज है। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरे बगल वाले जो हैं, जो परिवार आया है, मेरे जो पड़ोसी हैं, दे आर फाइटिंग विद वन अनदर। जाहिर तौर पे फाइट तभी होती है जब लोगों में कोई मनभेद हो, मतभेद हो, लोग डिवाइडेड हो। एक परिवार के अंदर तभी लड़ाई झगड़े होंगे। तो जाहिर तौर पर लड़ाई झगड़ों के दौरान वो डिवाइडेड हैं तो आपको प्लूरल लेना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आपने क्या कहा कि मेरे पड़ोसी कहां से बिलोंग करते हैं? मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो उस समय आपने उनको एक यूनिट के तौर पर लिया, एक एंटिटी के तौर पर लिया कि जो पड़ोसी आए हैं वो कहां से हैं?
वो फैमिली शब्द की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन। एट दैट मोमेंट यू आर कंसिडरिंग देम यूनाइटेड मैनर, यूनाइटेड हैं तो क्या होगा, सिंगुलर, और हमने क्या लगा लिया, इज। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत समय से पूछे जा रहे हैं, और इससे क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक में मिलते हैं। मतलब कहां कहां मिलेंगे, देखो नाउन के चैप्टर में मिलेंगे, प्रोनाउन में मिलेंगे, वर्ब में जब हम करेंगे क्या क्वेश्चंस करेंगे आपके एरर डिटेक्शन के तो भी मिलेंगे, और फिर जब कंबाइंड आता है एसवीए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको हम कॉनकॉर्ड कहते हैं, तो वहां पे भी आप भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने पहले चर्चा कर रखी है। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन। जिस बंदे के नाउन और प्रोनाउन के फंडे क्लियर हैं और वर्ब का फंडा क्लियर है, उसको कोई रूल रटने की जरूरत नहीं होती। जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हम कानून लिखते हैं, कोई रूल रटने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने आप ही अग्रीमेंट कर लोगे। आप देखो कर नहीं रहे, यही तो अग्रीमेंट है ना, यही तो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि आपने इस फैमिली के साथ आर की अग्रीमेंट करा दी, इस फैमिली के साथ इसकी करा दी। तो अगर ये चैप्टर्स आपको क्लियर है तो इनमें कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन हमें मिलते हैं। राम, आपकी पहली लाइव क्लास से मजा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात भाई। हाँ, बहुत सारे लोगों की पहली लाइव क्लास हो सकती है ये, पिछले 2 दिनों में भी काफी एडमिशन हुए हैं इस बैच में। तो पहले तो स्वागत है आप सभी का इस यात्रा में, जहां पे हम अंग्रेजी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से सीखने की कोशिश में है, बिना रटे हुए। और दूसरा आपसे निवेदन ये है कि प्लीज जो पीछे की वीडियोज हैं उनको देख लें और पूरी बात को ध्यान से सुने, तुक्का ना मारें। जैसे अभी हमारे एक भाई ने पता नहीं कहां से ये ज्ञान ले लिया कि सब्जेक्ट नहीं बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन्हें कहां से ये समझ में आ गया, क्योंकि हमने यहां पे एग्जांपल लिया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उस समय बताया प्रैक्टिस क्या है, अभ्यास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही सीई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हमने भरपूर एग्जांपल क्लास में किए हैं। सो हमेशा चीजों को ढंग से सुनो, ढंग से समझो, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत। हाँ, इंग्लिश नहीं रटवाता मैं अमित। आइए समझते चलिए, और देखिए आपको अपने समझने का परिणाम यहां पे नजर आ रहा है, आप सही जवाब दे रहे हैं। तो ये हमारे हो गए कलेक्टिव नाउन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, जहां पे आपको सेंटेंस जब भी मिले कलेक्टिव नाउन से उसकी शुरुआत हुई हो। एक और मैं वर्ड लिख देता हूं, बार बार पेपर में नजर आता है ये शब्द, कमिटी इज ऑब्लिक आर यूनैनिमस ऑन इट्स ऑब्लिक देयर डिसीजन। एक सेंटेंस ये है, इज ऑब्लिक आर डिवाइडेड इन इट्स ऑब्लिक देयर व्यूज। हाँ जी, बता दीजिए। बिल्कुल सही। देखो यहां पे ये शब्द रूट वर्ड से बना है, यूनी एनिम। यूनी का मतलब एक, एनिम माइंड के लिए आता है, तो यूनानिमस शब्द का मतलब होता है एक मत, राइट। इस शब्द का मतलब ही एक मत होता है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर कोई कमिटी है तो कमिटी के सारे मेंबरान जो हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी, दे आर यूनानिमस, एक मत, इज इट्स डिसीजन, राइट। और वहीं पे कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर व्यूज, इसका क्या मतलब कि उस कमिटी में कलेक्टिव नाउन हो गया आपका। इस पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं, इस कमिटी के जो मेंबर्स हैं, वो अपने अपने व्यू पॉइंट्स में क्या हैं, डिवाइडेड हैं, एक मत नहीं है। तो वही वाली बात की कभी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुननी, अच्छा नहीं कमिटी के साथ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फंक्शन देखो, वर्ब के ऊपर फोकस करो, उस काम को करने में डिवाइडेड है कि यूनाइटेड है। तो आई थिंक बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने लिख करके ये फंडे आपको क्लियर करा दिया। आगे कभी किसी की गलती अब नहीं होनी चाहिए, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चौथा, भाववाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं। और हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय डिफॉल्ट यानी इन जनरल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि ये टेंजिबल चीजें नहीं होती, इमोशन, फीलिंग्स, थॉट्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। और इन चीजों को आप कोई गिनती नहीं दे सकते, ठीक है ना। 5 काइंडनेस, 10 ब्यूटी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। बहुत डिटेल में चर्चा की थी हमने इसके बारे में, याद होगा आपको। और एक चीज और सीखी थी फैक्चुअल इससे, मान लो किसी पेपर में कभी पूछ लिया जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव चीज होती है, तो हमने समझा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव चीज होती है। किसी भी चीज को सब्जेक्टिव तब कहते हो जब उसमें हर इंसान का अपना पर्सनल विचार हो, पर्सनल टच हो, जबकि ऑब्जेक्टिव चीज वो होती है जो सभी के लिए कॉमन है। बड़े मेहनत से समझाया भी था ये सारी बातें, तो आगे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपको। इवन आपके एग्जाम की भी बात बताई थी कि आपके किसी भी एग्जाम का जो शुरुआती चरण होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। जब ABCD पे टिक मार के आते हो, अगर एक क्वेश्चन का बी है तो पूरे देश में उस क्वेश्चन के लिए बी ही होगा, उस सेट में, उसमें अलग अलग विचार नहीं होगा। लेकिन जब आप वहीं पे ऐसे राइटिंग के लिए आते हो तो एक ही टॉपिक के बारे में ऐसे लिखोगे, लेकिन वो एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, क्योंकि जो लिखोगे उससे आप अपना परिचय देते हो कि आप हो कौन। इसलिए कहा था कई बार हम जब सवाल पूछते हैं, हमारे सवाल पूछने से पता लगता है हम कौन है। अब हमारे भाई ने जो सवाल पूछा उससे पता लग गया कि उन्होंने ध्यान से बात नहीं सुनी थी। वो कह रहे सर आपने कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्ट नहीं बनता है, पता नहीं कब कहा था मैंने। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव होता है, ये बताया था, राइट। सब्जेक्ट बनना और सब्जेक्टिव होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। सब्जेक्ट का मतलब करता होता है और सब्जेक्टिव शब्द का मतलब होता है जिसमें पर्सनल टच हो। इस ज्ञान को मिक्स मत करिएगा। हमने इतना अच्छा ब्यूटी का एग्जांपल लिया था, यामी दीदी का एग्जांपल लिया था, फेयर एंड लवली क्रीम का एग्जांपल लिया था कि भाई इतने मेहनत से ऐड चल रहा है,
क्रीम लगाओ, करियर बनाओ, पिताजी 3 साल की और का टाइम दे दें, हैं करियर बन जाएगा तो शादी की बात करिएगा, पूजा हेगड़े वाला ऐड याद होगा आपको। तो हमने बात की थी कि भाई ब्यूटी की परिभाषा हर जगह के लिए अलग अलग है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शायद उस दिन नहीं हुई थी, इफ समथिंग फील्स ऑकवर्ड टू यू दैट डज नॉट मीन थिंग इज रॉन्ग, इट सिंपली करेस्पॉन्ड्स दैट यू आर अनफेमिलियर विद दैट। दोबारा सुनिएगा, इफ समथिंग फील्स ऑकवर्ड टू यू दैट डज नॉट मीन थिंग इज रॉन्ग, अगर कोई चीज आपको ऑकवर्ड लगती है सुनने या पढ़ने में तो इसका यह मतलब नहीं कि वो गलत है। वो अफ्रीकन लोगों के रस्सियों जैसे बाल और मोटे मोटे होठ और ऐसी नाक जब आपको भद्दी लगती है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो सुंदर नहीं है, वो सुंदर हैं अफ्रीकन पैमानों पे। मैंने बताया था वो भी जब 10-12 साल के होते तो कहा, वो भी कहते हैं क्या बात है यार, आज तो उसने मतलब दिल चुरा लिया और घायल कर दिया। हमें नहीं लग रहा, हमें ऑकवर्ड लग रहा है, तो हमारे ऑकवर्ड लगने से उनकी परिभाषा गलत नहीं हो जाएगी। ब्यूटी सब्जेक्टिव चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वही चीज आपके पेपर में भी होता है। इफ समथिंग फील्स ऑकवर्ड टू यू, कोई ऑप्शन आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो इसका यह मतलब नहीं कि वो गलत है। इट सिंपली करेस्पॉन्ड्स दैट यू आर अनफेमिलियर विद दैट। ये सिर्फ यही बताता है कि आप उस चीज से अवगत नहीं है। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को जूरी हैव अच्छा नहीं लगा होगा, तो अच्छा नहीं लगने से क्या वो गलत हो गया क्या? नहीं, वो हैव भी है और हैज भी है। तो इस बात की समझ हमें रखनी है। आइए अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैसे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं उस बात को समझते हैं। पहला सेंटेंस, यूथ इज ऑब्लिक आर अ ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ लाइफ। यूथ इज ऑब्लिक आर अ ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ लाइफ। सेकेंड सेंटेंस, द यूथ is oblique are the pillar oblique pillars of the nation. Kate Winslet is a beauty. Now 3 sentences you have. In the first sentence, this is youth is a beautiful stage of life. In the second sentence, it is youth, the youth are the pillars of the nation. And in the third sentence, what I am asking is कि भाई ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या गलत है, तो ये सेंटेंस भी सही है। और अब आप देखें कि यहाँ पे क्या नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। यूथ शब्द एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यौवन, शुद्ध हिंदी में, या आप अगर नॉर्मल बोलचाल की हिंदी में तो जवानी शब्द का इस्तेमाल होता है। जवानी या यौवन, जवानी या यौवन जीवन का एक पड़ाव है, जैसे कि चाइल्डहुड था, जैसे कि अडल्टहुड था। ये सारे शब्द हमने पिछली क्लास में देखे थे जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 तरीकों से बनाया था हमने। तो ये शब्द क्या है भाई? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जवानी को नहीं गिनोगे, जवान लोगों को गिन सकते हो, जवानी एक पड़ाव है जीवन का। तो वहां पे हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिया, इसका इस्तेमाल किया। लेकिन उसी यूथ का इस्तेमाल जब आप दूसरे सेंटेंस में कर रहे हैं तो यहां क्या नजर आ रहा है? अब हमने आर ले लिया है, यानी हमने उसको प्लूरल कंसीडर कर लिया। और वो कब हो रहा है? जबकि यूथ के पहले आपने एक आर्टिकल लगा दिया है, द यूथ। हाँ जी, द यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन। और यहां पे अब हम किसी जवानी की बात नहीं कर रहे, हम जवान लोगों की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास ऑफ पीपल, एंड दैट क्लास ऑफ पीपल इज व्हाट? यंग पीपल। तो देखो, यंग एडजेक्टिव होता है, यंग पीपल जवान लोग, और यूथ जवानी होता है। लेकिन हम कई बारी यूथ को भी कॉमन नाउन यानी यंग पीपल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आप सुनते हो ना, यूथ ऑफ द कंट्री, यूथ ऑफ द कंट्री। तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? देश की जवानी की बात थोड़ी कर रहे हैं, देश के जवान लोगों की बात कर रहे हैं। यानी कई बारी बिना आर्टिकल के भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल हो रहा होता है, और वहां से पता लगता है कि जो भाव है ये किस तरीके का है। ये एक तरीके से कॉमन नाउन के तौर पर काम कर रहा है, हम एक क्लास को रेफर कर रहे हैं। तो यहां पर हमने आर्टिकल बिल्कुल लगाई दिया कि जवान लोग किसी भी देश के क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं। सो हियर यू आर यूजिंग इट एज एन कॉमन नाउन। अब अगला भी देखो आप, ब्यूटी शब्द हमने बड़े ध्यान से अच्छे से समझा था, अभी फिर चर्चा की हमने 1 मिनट 2 मिनट पहले कि ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सौंदर्य। आप उसको गिनती नहीं दे सकते, लेकिन हमने यहां पे लगा दिया ए आर्टिकल, और आर्टिकल ए और एन लगा दिया तो गिनती तो है, वो एक की बात कर ली आपने। और जैसे ही एक की बात किया वो काउंटेबल हो गया। तो फिर पॉइंट वही है कि जैसे ही आपने अ ब्यूटी यहां पे लिखा है, अब ये भी क्या बन चुका? ये भी कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है क्या? क्लास। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, और उसी क्लास की मेंबर कौन है? केट विंसलेट। केट विंसलेट जो कि आपकी टाइटैनिक की हीरोइन थी, मैंने उनके नाम का यहां पे इस्तेमाल कर लिया। सो देयर इज अ क्लास ऑफ ब्यूटीफुल पीपल एंड केट विंसलेट इज वन ऑफ द members of that class. So you may get these kind of sentences in the newspapers, in talk shows, in television. You can listen to these kind of sentences or structures. So you are not supposed to feel flabbergasted कि ये क्या हो गया। सर ने तो कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। सर कुछ नहीं कहते, सर कॉन्सेप्ट बताते हैं। और इसीलिए मैंने बार बार कहा इन जनरल, अंग्रेजी में हर चीज इन जनरल होती है। इन जनरल हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, एन नहीं लगाते, अनकाउंटेबल होता है। लेकिन फंडा क्या क्लियर हुआ यहां पे कि भाई आर्टिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो कॉमन नाउन बन जाएगा। तो ये जो 2 सेंटेंस हैं हमारे, कौन से? सेकंड एंड थर्ड, यहां पे हम कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले वाले सेंटेंस में ये क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही था, इसीलिए वो सिंगुलर लगा। और आप जब ये डिस्कशन कर रहे हो तो ये कर ही वो रहे हो जो कंफ्यूजिंग एरिया है। चलिए, एमडी फ्लैबरगास्टेड जो शब्द है, पहली बात तो इसकी स्पेलिंग जो है वो फ्लेवर FLABER है। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है आप बिल्कुल टेकन अबैक हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, ये क्या आ गया।
हैंड आउट अपलोड हो जाएगा भाई, अभी बीच में 2 दिन छुट्टियां थी ना, आज सारे हैंड आउट अपलोड हो जाएंगे अगर नहीं हुए हैं तो, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था टीम को, अगर नहीं किया तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल विक्की, अब देखो विक्की ने बड़े तरीके से चीजों को समझ लिया, एक तरीके से उलट हो गई बातें। कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल लग रहा था तो वो एब्स्ट्रैक्ट बन जा रहा था, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट के पहले आर्टिकल लग गया तो वो क्या बन जा रहा है? कॉमन नाउन। इसी तरीके से चीजों को दिमाग में डाल लेना है। बाई डिफॉल्ट तो 90% केस में तो बिल्कुल ही कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, बट अगर इस तरह के हमें उलझाने वाले फंसाने वाले आ जाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और एक और भी चीज, जैसे यूथ्स अगर शब्द कहीं पे भी दिख रहा है तो जाहिर तौर पे अगेन वो क्या बन चुका है? कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यूथ शब्द को अगर आप देखो, अभी बात हुई ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इन जनरल क्या करेंगे? प्लूरल नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल होगा। लेकिन आप देखते हो ना, ब्यूटीज, यूथ्स, यानी अगर हम उनको प्लूरल भी कर रहे हैं, वही वाला फंडा है यार, जैसे कि प्रॉपर नाउन में था, जब हमने करीनाज बोल दिया, हमने दीपिका पादुकोण बोल दिया, हमने अंबानीज बोल दिया, तो जाहिर तौर पे वहां पे हम उनको कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे ही अगर कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई शब्द भी आपको प्लूरल फॉर्मेट में दिखाई दे तो परेशान मत हो जाना, वो सीधा सीधा ये परिचय दे रहा है कि भाई जैसे अगर आपने प्लूरल किया तो वो क्या है? कॉमन नाउन ही तो है यार। अगर हम ए लगा सकते हैं यहां पे, अ ब्यूटी, तो जाहिर तौर पे हम एक की बात कर रहे हैं, हम यहां पे ब्यूटीज कर दें और हट जाए ब्यूटीज कर दें, तो उसमें जाहिर तौर पे एक से ज्यादा ही है। और कोई चीज एक है तो 2 भी होगी, 5 भी होगी, 5000 भी होगी, हमने उसको काउंटेबल बना ही दिया। तो काउंटेबल कहने का मतलब मोटे तौर पे इतना समझ लो आप कि अगर कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई शब्द प्लूरल फॉर्मेट में नजर आ रहा है तो वो इशारा कर रहा है कॉमन नाउन की तरफ। अगर कहीं पे ये आ गया कि ब्यूटीज ऑफ द बॉलीवुड, तो यहां पे क्या मतलब है? किधर इशारा कर रहा है? हम यहां पे बॉलीवुड की हीरोइंस की बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जनरली अभी तक हमने उन हीरोइंस को आइडेंटिफाई उनके ब्यूटी के साथ ही किया है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने में मिलेंगी, देखने में भी मिलेंगे। दिक्कत यही होती है जब हमारे ग्रामर का ज्ञान सिर्फ अधूरा होता है या किताबी होता है, प्रयोग वाला नहीं होता। और पेपर में क्या आ रहा है? जो प्रयोग हो रहा है बाहर। कोई भी पेपर सेटर बैठ के अपने हाथ से क्वेश्चन थोड़ी बनाता है यार, सब न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, चाहे कोई भी क्वेश्चन टाइप हो अंग्रेजी में किसी भी एग्जाम का, वहीं से उठाए जाते हैं। तो न्यूज़पेपर में यूसेज में चीजें अलग हैं और आप पढ़ कुछ अलग रहे हैं, बिल्कुल वो किताबी चीजों प्राइमरी लेवल की हैं, तो फिर वहां पे मामला जो है हमारा फंस जाता है, इसीलिए वो चीजें हमें अजीब नजर आती हैं। तो चलिए जी, तो खैर ये क्लैरिटी आपको आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करें या प्लूरल करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमेशा रिप्रेजेंट क्या करता है? क्लास। अब हम चलते हैं 5वें टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद मटेरियल नाउन की तरफ, और उससे भी समझते हैं कि पेपर में कैसे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मटेरियल नाउन। अब मोटे तौर पे आप पहले से ज्ञानी हैं, इस बात की आपको समझ है कि हमने बात की थी मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन कहते किसे हैं? कोई भी ऐसी चीज जो किसी बड़ी चीज को बनाने में एक घटक के तौर पे, एक अवयव के तौर पे, इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करे, दैट कैन बी कॉल्ड मटेरियल नाउन। और हमने बात की थी इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, सारी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आती हैं। और हम इसे अनकाउंटेबल कंसीडर क्यों करते हैं? कारण यही है कि जो एक एलिमेंट बार बार रिपीट करके किसी बड़ी चीज को बनाया उसको काउंट करने का कोई पॉइंट नहीं है, बस, और कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। अब हम काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो अलग डिबेट है, लेकिन ग्रामरियंस नहीं माना कि हमें कोई पॉइंट नहीं है उसको काउंट करने का। अब जैसे मान लो दीवार बनी हुई है, अब दीवार जो है वो कहां से बनी है? ईंटों के इस्तेमाल से बनी है। ईंट जो है वो बेसिक एंटिटी हो गए, उसी एक ईंट को बार बार रिपीट करके पूरी दीवार बनाएगी। अब उस दीवार के कॉन्टेक्स्ट में जो ईंट है वो क्या है? वो मटेरियल नाउन है। So that brick can be considered as a material noun because the same brick has been repeated in order to make that wall. उस दीवार को बनाने के लिए उसी को रिपीट किया गया है, एक ही ईंट को। और आप नंबर ऑफ ईंट तो काउंट कर ही सकते हो भाई, एक ईंट का सरफेस एरिया ये, दीवार का सरफेस एरिया ये, दीवार का सरफेस एरिया कोई ईंट के सरफेस एरिया से डिवाइड करो, नंबर ऑफ ईंट आ जाएगी। बट अगेन हम साइंस में और फिजिक्स में और मैथ्स में थोड़ी घुस रहे हैं, लैंग्वेज है ये, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है गिनने की, तो अनकाउंटेबल मानते हैं। अब ये ज्ञान है हमें। अब इसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन और क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। और दूसरा सेंटेंस, द गोल्ड दैट शी बॉट yesterday is of 22 carat. Third sentence is this wall is made of bricks and stones. This wall is made of bricks and stones. 3 सेंटेंस और 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो गोल्ड का इस्तेमाल किया है दोनों सेंटेंस में, गोल्ड मटेरियल नाउन है, आप इस बात से अवगत हैं। पहले सेंटेंस में गोल्ड से पहले द का इस्तेमाल गलत है, जबकि दूसरे सेंटेंस में द का इस्तेमाल गोल्ड से पहले बिल्कुल सही है। और यहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि मटेरियल नाउन के पहले कब द लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। फंडा बहुत ही क्लियर है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि जब भी किसी मटेरियल नाउन का इस्तेमाल आप जनरल सेंस में कर रहे हो तो उस समय मटेरियल नाउन के पहले द लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इफ यू आर मेकिंग एनी सेंटेंस यूजिंग मटेरियल नाउन बट दैट सेंटेंस हैज अ जनरल मीनिंग, अ वेरी जेनेरिक यूज ऑफ दैट मटेरियल नाउन, देन देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग द बिफोर दैट मटेरियल नाउन। लाइक इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हेन वी से द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। सो एक ये जनरल स्टेटमेंट है सोने के बारे में, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है, और इसीलिए गोल्ड से पहले द का इस्तेमाल वहां पे क्या होगा? गलत होगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि द गोल्ड दैट शी बॉट यस्टरडे इज ऑफ 22 कैरेट। और आप पढ़े लिखे लोग हैं,
अभी मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि भाई ये किस तरह का क्लॉज है, दैट शी बॉट यस्टरडे, तो ये किस तरह का क्लॉज है भाई? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है? वेरी गुड कनक, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। सम्राट, सभी के जवाब बिल्कुल, इसीलिए बताया था ना आपको कि क्लॉज समझना क्या बात है। वृंदावन, विक्रम, विनीत, योगेश, राहुल, कौशल, रूबी, सबका जवाब बिल्कुल सही है। एम को छोड़कर के, एम जी ने एडवर्बियल कहा है, बाकी सबने एडजेक्टिव। शालू, सोम, संदीप, रानी, विकास, बहुत अच्छे। और अब देखो, अब अंग्रेजी का मजा बढ़ जाता है। इसीलिए सेंटेंस क्या है? द गोल्ड इज ऑफ 22 कैरेट, सोना 22 कैरेट का। लेकिन कौन सा सोना? अरे वही सोना जो उसने कल खरीदा। So that she bought yesterday. This clause is giving the extra information about this gold, and that is why this can be called. This is called adjective clause over here in this sentence, right? And because this is a specific use, ये specific use है, आप specify कर रहे हैं। ये general use था। general use में हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में जनरल की बात नहीं कर रहे, आप उस सोने की बात कर रहे हैं जो उसने कल खरीदा था। वो वाला सोना 22 कैरेट का है। तो दिस इज द स्पेसिफिक यूज, एंड दैट इज द वेरी फंक्शन ऑफ द एज वेल। उससे आप उससे भी परिचित हैं कि द का काम होता है स्पेसिफाई करना, राइट? डेफिनेट आर्टिकल, आप एक निश्चित की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कहा जाए कि द गोल्ड दैट वाज इंपोर्टेड लास्ट ईयर हैज कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। द गोल्ड दैट वाज इंपोर्टेड लास्ट ईयर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो अगेन यहाँ पे गोल्ड से पहले द का इस्तेमाल बिल्कुल ही उपयुक्त है, सही है, बिकॉज आप उस सोने की बात कर रहे हैं जो पिछले साल भारत में इंपोर्ट किया गया है, वो साउथ अफ्रीका से आया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आप बिल्कुल यूज कर लेंगे। आप कहें वायर इज मेड ऑफ कॉपर, दिस वायर इज मेड ऑफ कॉपर, तो इन जनरल कॉपर का इस्तेमाल तारों को बनाने में होता है। दिस वायर इज मेड ऑफ कॉपर, यहां कॉपर के पहले द नहीं लगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि द कॉपर विच इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ दिस वायर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन माय प्लांट, सो इन दिस सेंटेंस यूजिंग द बिफोर कॉपर इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। लेट मी राइट द सेंटेंस एज वेल। व्हाट डिड आई से? आई सेड, first sentence is this wire is made of copper, this wire is made of copper, right? And the second sentence, the copper which is used in making this wire has been manufactured in my plant, right? Now here कॉपर के पहले द का इस्तेमाल नहीं हुआ बिकॉज ये जनरल यूज है, बट यहां पे कॉपर के पहले द का इस्तेमाल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक है। मैं उस कॉपर की बात कर रहा हूं जो वायर को बनाने में, जैसे आप देखते हो कोई प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर कोडिंग होती है कि कहां मैन्युफैक्चर हुआ होगा, किस प्लांट से हुआ होगा। कोई भी आप अगर कन्फेक्शनरी आइटम लेते हैं तो हर जगह लिखा होता है, उन पे कोडिंग होती है कि अच्छा ये सोनीपत के प्लांट से, ये उत्तराखंड के प्लांट से, अलग अलग इस तरीके से। तो वैसे ही कुछ कोडिंग होगी। वो आदमी ने तार देखा, कहा अच्छा अच्छा इसमें तो जो कॉपर इस्तेमाल हुआ है ना इस लॉट में, इस कोडिंग वाले, तो हमारे प्लांट में जो है मैन्युफैक्चर होता है, तो वहां पे आपने स्पेसिफाई कर लिया। तो इसीलिए किसी भी चीज को रटो मत सिर्फ आंखें बंद करके, मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगता है। ज्ञान ना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अधूरा ज्ञान ज्यादा डेंजरस होता है। जानो तो पूरा जानो, ठीक है? तो इन जनरल द का इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं किसी सेंटेंस में स्पेसिफाई किया जा रहा है मटेरियल नाउन के यूज को, तो वहां पे आप द का इस्तेमाल करेंगे। एंड नाउ लुक एट दिस थर्ड सेंटेंस व्हिच वी हैवंट डिस्कस्ड सो फार। दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। बहुत ही पुराना सेंटेंस, अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप देखें, अभी मैंने सेंटेंस बोला भी था कि इस दीवार को बनाने में ब्रिक्स एंड स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है। बोलने में ब्रिक्स एंड स्टोन्स में कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन जब आप ज्ञान अप्लाई करते हैं मटेरियल नाउन का, तो पता लगता है कि ब्रिक्स एंड स्टोन्स में से ये जो एस लगा हुआ है लास्ट में, इसे हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा भाई? बिकॉज ब्रिक इज यूज्ड एज इन मटेरियल नाउन ओवर हियर, बिकॉज उसी ब्रिक को रिपीट करके आपने दीवार बनाई है। और मटेरियल नाउन होता क्या है? अनकाउंटेबल। और अगर वो अनकाउंटेबल है तो आप उसको प्लूरल नहीं कर सकते, उसे क्या रखना पड़ेगा? सिंगुलर। क्योंकि अगर आपने प्लूरल कर दिया यानी मटेरियल नाउन को आपने क्या मान लिया? काउंटेबल। तो इसीलिए ब्रिक एंड स्टोन होगा, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होगा, ठीक है? अब सपोज यहां से मन में ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि मान लो यहां पे मेरे सामने 2 ईंट पड़ी हुई है, तो क्या मैं 2 ब्रिक्स कह सकता हूं? नहीं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं देयर आर 2 ब्रिक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, बिकॉज उस समय अब वो ब्रिक जो है वो मटेरियल नाउन नहीं है। मेरे सामने 2 ईंटें पड़ी हैं, मैं कह रहा हूं देयर आर 2 ब्रिक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, वहां पे 2 ईंटें फ्लोर पे पड़ी हुई हैं। बट इस सेंटेंस में क्योंकि ब्रिक का इस्तेमाल मटेरियल नाउन के तौर पे हुआ, तब हम उसको प्लूरल नहीं कर सकते बाय रूल, राइट? तो ये बातें मटेरियल नाउन से संबंधित हमें ध्यान में हो गई। और देखो, मैं जिस मेथड से आपको ये चीजें सिखा रहा हूं इसको कहा जाता है डिडक्टिव मेथड। मैं रूल 1 रूल 2 नहीं खेल रहा, हम लिख रहे हैं हर एक टाइप से सेंटेंसेस को लिख करके उसमें फंस रहे हैं, उसमें गलतियां कर रहे हैं, और हर गलती से आप सीखते हैं। और वो वाली सीख जो कि गलती से सीखते हैं तो जिंदगी भर हमेशा साथ रहती है। तो क्योंकि मुझे पता है कि आप में से 95% क्या 100% हो सकता है 99% लोगों के लिए सारी चीजें नई हैं। आपने किताबी चीजें और रटने वाली चीजें पढ़ी हैं, तो ये नई बातें हैं। जब इस तरीके से सिखाऊंगा तो ये हमेशा दिमाग में रहेगा। अब आप इसको नोट कर लें। और अब कोई डाउट है प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल से बेसिक यूसेज जो अभी तक हमने पूछे बात करी है, और बेसिक प्लस ये जो एडवांस लेवल पे कहीं कोई दिक्कत है तो वो पूछ लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। नोट इट डाउन।
निर्भय किसी दिन बहुत देरी से क्लास लीजिए सर प्लीज, पढ़ने में बहुत मजा आता है आपके, सर कोई नहीं पढ़ाता, इस मेरा फर्स्ट सीसीएल कर देंगे। ओके निर्भय, थैंक यू वृंदावन सर, मैंने सीजीएल की तैयारी छोड़ दी थी होम सिकनेस की वजह से, बट घर बैठे मिलकर मुझे नए पंख मिल गए आपसे पढ़कर, बहुत अच्छी बात। चलिए, अगर मटेरियल नॉन सर अगर जजमेंट में 3 या 3-2 हो तो होगा या है एम, इतना हम नहीं घुसते उसमें, मैं समझ रहा हूँ आपने बात करी है जूरी की, कि अगर जूरी में 5 लोग हैं तो अगर 3 और 2 से है या 4 और 1 से है तो क्या होगा, तो क्योंकि जब हम जूरी का फैसला बोलते हैं तो हमें इंटरनली पता है कि वो डिवाइडेड है, बट अगर वहां डिवाइडेड वर्ड नहीं आया है, गिवन इट्स वर्डिक्ट आया है, तो उसमें हम सिंगुलर ही लेंगे। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर से। डेफिनेशन की स्पेलिंग शाहनवाज सही लिखें, डेफिनेशन लिखा है आपने। और कल आप अगर जो भी नए लोग हैं, अगर आप फेसबुक पे आ गए हैं, तो कल मैंने एक शेयर किया था हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने रिपोर्ट दी थी अपने सिलेक्शन की, कि उन्होंने सीजीएल 17 में वो कस्टम्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, राइट। और मैंने उनका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। 17 में जिस साल उनका सिलेक्शन हुआ था, उस साल उनके अंग्रेजी में 171 नंबर थे, और उन्होंने उस मैसेज में भी लिखा है कि वो मेरे वोकैब 5 बैच के स्टूडेंट थे। क्योंकि बच्चा अगर 170 तक पहुंच रहा है, और मैं बार बार कहता हूं बेसिक्स का एग्जाम है सीजीएल, तो ग्रामर मुश्किल होती नहीं है, मामला फंसता ही वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन में, आपकी ग्रामर भी बहुत बेसिक लेवल पे आती है। और अब की बार यानी सीजीएल 18 के अंदर उनके कितने थे, आई थिंक 195 था, शायद 194 समथिंग था। ये इंग्लिश में नंबर आया है उनका कितने में, 200 में, और कहां पे, सीजीएल 18 में। लेकिन ये क्योंकि 17 का रिजल्ट रुका हुआ था, बड़ा मामला फंसा था, उसमें वो सेलेक्ट हुए। सीजीएल 18 में उनके मैथ्स में नंबर तो मुझे कम दिख रहे थे, उसके 113 ही नंबर थे, लेकिन 17 में ठीक ठाक रहे होंगे, तो वहां पे उनका मामला बन गया। अब मैं इस बच्चे के बारे में बता देता हूं। इसने मुझे बताया कि अवध यूनिवर्सिटी से थे, अपने मैसेज में भी लिखा था उन्होंने, इसलिए बहुत थैंकफुल थे कि वो गांव से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। अवध यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है उन्होंने, राइट। और टोटल यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम का बच्चा, वो भी अंग्रेजी में 195 लेके आ सकता है, वो आपके सामने ही दिख रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे साथ पढ़ो, किसी भी लेवल पे हो आप, अच्छे लेवल पे हो तो और अच्छे होगे। अब जैसे मैंने 1-2 कमेंट देखे, मैंने बीच में थोड़ी सी अंग्रेजी बोली तो कुछ लोग कह रहे थे सर हिंदी बोलिए, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते होती है जब इस तरह का बच्चा, मैंने इसीलिए का था तब उसको 650 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली थी, सॉफ्ट यहां पे बिल गेट्स प्रॉपर तो अंदर से पहले थिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग समथिंग एल्स, कोई भी ऐसी चीज जो किसी और चीज को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल हो, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। इन जनरल आप मटेरियल नाउन से पहले द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब स्पेसिफिक यूज हो तो द का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। और ब्रिक्स एंड स्टोन्स वाले सेंटेंस से क्या समझ आया कि भाई अगर ब्रिक एंड स्टोन का इस्तेमाल वहां मटेरियल नाउन के तौर पे हो रहा है, अनकाउंटेबल है, हम उसको प्लूरल नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एस को हटाया, ब्रिक एंड स्टोन लिखा। इतनी बातों की चर्चा हमने कर ली है, और अब हम चल रहे हैं अगले टाइप की तरफ, जो कि हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। ये भी समझ रखना बहुत जरूरी है, आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर नाउन को पहचानोगे नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि वर्ब और बाकी कुछ उसी के अकॉर्डिंग लगने वाला है। पहला सेंटेंस है यहां पे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके भी ज्ञान को हम कई टुकड़ों में लेके चलेंगे। Court has issued a summons to him. Second sentence, court has issued 2 summonses to him. And third sentence is, court has summoned। 3 सेंटेंस हैं हमारे पास, आपको मुझे ये बताना है कि 1, 2, 3 में से कितने सेंटेंस सही हैं, कितने गलत हैं। मैन सुमित कॉमन नाउन है। थैंक यू प्रभात ने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, रिकैपिचुलेशन। 1 और 3 करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, 2-3 करेक्ट है, थर्ड करेक्ट ओनली, राहुल ऑल करेक्ट, सेकंड करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, 2 गलत, बाकी 1 सही, 1 राइट, सेकंड रॉन्ग, ओनली थर्ड करेक्ट, लास्ट सही है, तीनों गलत है, तीनों सही है, 2 और 3 करेक्ट। एमडी कपिल, पूजा, राहुल, राजीव, विनीत, सोनू। अब देखो मैं आपका नाम लेता हूं तो फिर आपके कमेंट्स नहीं देख पाता। ओनली लास्ट करेक्ट, हीरो को लग रहा है, ओनली 1 करेक्ट। चलिए बहुत अच्छा। ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछे जाते हैं। मान लो यहां पे ऑप्शन दे दिया जाए, पहला ऑप्शन राइट, करेक्ट में सिर्फ थर्ड, जो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1 और 3 भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। तीसरा ऑप्शन राइट, ऑल द 3, और चौथा ऑप्शन ऑल द 3 करेक्ट, और चौथा ऑप्शन ऑल आर रॉन्ग। ये 4 ऑप्शन देकर के बैंकिंग वाले में ऐसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल। खैर
मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और वो सही जवाब यही है कि तीनों के तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने ये जवाब दिया है कि तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। बाकी लोगों ने मिक्स किया है। और जैसे आप यहां पे झटका खा गए, मैं हर बार झटके से ही सिखा रहा हूं, जैसे आप यहां झटके खा गए वैसे ही पेपर में भी खाएंगे। तो मुझे वो सारी जगह पता है जहां जहां झटके खाओगे, इसीलिए पहले खिला रहा हूं। देखो भाई, यहां पे जो चीज आपको बड़ी नागवार लगी वो ये है कि जब हम बात एक ही कर रहे हैं तो हमने यहां पे संबंध कैसे लिख दिया। जब हम बात एक ही कर रहे हैं तो हमने यहां पे संबंध कैसे लिख दिया, ये चीज आपको अच्छी नहीं लगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, संबंध जो शब्द है ये नाउन है और ये सिंगुलर है। संबंध जो शब्द है ये नाउन है और सिंगुलर है, और इसके पहले ए लगा हुआ है, आर्टिकल सिंगुलर के लिए लगाओगे। हैज यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इशूड क्या है, मेन वर्ब है। सेम स्ट्रक्चर यहां पे भी, हैज हेल्पिंग वर्ब, इशूड मेन वर्ब, और टू संबंधेस लिखा हुआ है। अब बात दो की हो गई, यानी सिंगुलर शब्द से काम नहीं चलेगा। तो ये ध्यान में रखिए कि जो संबंधेस वर्ड है ये नाउन और प्लूरल है। नाउन और प्लूरल शब्द ये है जो कि बिल्कुल जायज है। और तीसरे में आप क्या देख रहे हो, यहां पे हैज ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और संबंध जो है ये आपका V3 है। V3 ऑफ सम्मन है, SUMMON, और सम्मन जो शब्द है ये एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पेपर सेटर को ये पता होता है कि मासेस में, बड़े पैमाने पे लोग कहां पे गलती करेंगे। अब हमारा जो सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो मोटे तौर पे हमें पता है कि जो चीज अनकाउंटेबल होगी वो प्लूरल होगी। अगर गिनती दे पा रहे हो तो प्लूरल है, अनकाउंटेबल है तो जनरली क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि भाई नंबर देते ही तो हम वो प्लूरल हो जाता है, इतना हम सबको पता है। और लेकिन बड़ी गहराई से मन में बैठा हुआ है कि एस लगा करके तो हम प्लूरल बनाते हैं, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। अरे भाई ये तो जनरल है, बचपन में से पढ़ के आ रहे हो। वाइफ है तो वाइफ्स हो जाता है, एफ को हटा के वी लगा देते हो, राइट। मैं उसमें चर्चा करने में नहीं जा रहा। लेकिन इंग्लिश में, शायद मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, 300 भाषाओं की खिचड़ी है ये। इसमें बहुत सारी भाषाएं जो अभी हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग, ग्रीक, जर्मन, लैटिन, वहां से निकल आई हुई हैं। उनका मूल जो है, जो जड़ है, और उन शब्दों का अपनी ओरिजिनल भाषाओं में सिंगुलर और प्लूरल का फंडा बिल्कुल अलग था। तो इसीलिए उन्हें पता होता है कि अगर हम फॉरेन एक्सप्रेशंस वाले, मतलब फॉरेन रूट्स वाले वर्ड दे दें तो वहां पे बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। जाहिर तौर पे बॉय बॉयज और गर्ल गर्ल्स और वाइफ वाइफ्स और लीव लीव्स, इन तरह के जो शब्द हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। ये आपके पेपर में इनकी आने की संभावना बहुत कम है, या कुछ एमटीएस लेवल पे सवाल आ गया, कभी आ गया। अदरवाइज अच्छे लेवल पे आपको यहीं पे परेशान किया जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन 1 है काउंटेबल अनकाउंटेबल में, जहां पे हम बात करेंगे उन सारे शब्दों की जो खास तरह का पैटर्न रखते हैं, और उनका सिंगुलर फॉर्मेट भी देखेंगे और प्लूरल फॉर्मेट भी देखेंगे। पहले तो जो यहां से निचोड़ निकला है वो देख लेते हैं, क्या समझ में आया भाई। SUMMONS, संबंध ये नाउन है और सिंगुलर है। SUMMONSES, संबंधेस ये नाउन है और प्लूरल है। ये सिंगुलर था पहला वाला, ये प्लूरल है। और SUMMON, संबंध जो शब्द है ये क्या है, ये वर्ब है। तो यहां पे हैज के बाद वर्ब में ईडी लग गया, और यहां पे ये दोनों क्या थे, नाउन थे। नाउन है तभी तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेंगे। कोई पूछेगा क्या इशू किया, एक संबंध, तो नाउन सिंगुलर। क्या इशू किया, टू संबंधेस, यहां पे हमें प्लूरल चाहिए था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और ये भूमिका थी पहले झटके की। इसी पे हम पहले सेक्शन 1 की इमारत को खड़ा करेंगे। जहां जहां हमें कंफ्यूजन होती है उनके पैटर्न देख लेते हैं। एक तो आपने ये शब्द देखा अभी, देखो सबसे पहला जो आपको मैं बता रहा हूं वो ये है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। क्राइटेरिया शब्द सिंगुलर है और क्राइटेरिया क्या है, ये प्लूरल है। इसी पैटर्न पे एक और शब्द जो बहुत कॉमन है पेपर में वो है फेनोमेनन, और उसका प्लूरल क्या होता है, फेनोमेना। यहां क्या देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर जो मैं पहले कॉलम में लिखूंगा वो सिंगुलर होगा, और दूसरे कॉलम में जो लिखूंगा वो प्लूरल होगा। क्या देख रहे हो आप कि लास्ट में जो ON लिखा हुआ है इन शब्दों में, उसी ON को जब आप A से रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, क्योंकि बैंकिंग के पेपर में इसी कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बैंकिंग भी, एस्पायरेंट कोई भी पेपर लिख रहा हो, ये बैच बेसिक है। बैंकिंग के लिए अलग से जरूरत पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन ही उसमें अलग पूछे जाते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो बताता हूं मैं। बैंकिंग में क्वेश्चन आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का अलग तरीके से, SSC वाले पैटर्न पे नहीं। उसमें वो क्या करेंगे, वो पूरी की पूरी लाइन दे दी उन्होंने। मान लो एक क्वेश्चन के अंदर लाइनें भी लंबी होती हैं, 3 लाइन दे दी, ABCD कर दिया इन्होंने, और इन तीनों में क्या करेंगे, वो सभी में भी उसी बात को फिर से कहेंगे, उसी बात को फिर से कहेंगे ये। अब आप देखो कितना मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है, पहले तो 3 लाइन क्वेश्चन के पढ़ो, फिर ये A ऑप्शन, ये B ऑप्शन, ये C ऑप्शन और ये D ऑप्शन, और आपके पास वहां पे भी समय कम है, लेकिन क्योंकि लेवल अगला है तो प्रेशर में डाल के ज्यादा ज्ञान लेकर के फिर नंबर देगा आपको। अब एक सेंटेंस यहां पे लिखा है, मान लो इसी वर्ड का इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, बस छोटा सा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। फेनोमेना व्हिच इज, ठीक है। अब आपने निगाह डाली, ए में क्या दिख रहा है, यही शब्द लिखा हुआ है, सभी में यही लिखा हुआ है, लेकिन विच के बाद ए में आर लिखा है, बी में पहली लाइन में विच के बाद अगेन इज लिखा है, सी में अगेन आर लिखा है, और डी में क्या लिखा है, इज लिखा है। बैंक मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजरियल पोस्ट के लिए चेक कर रहे हैं वो आपको, तो देखेंगे कि कितना तेज दिमाग इसका काम करता है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले ये 3 लाइन पढ़ो, फिर इन सभी के 3-3 लाइन पढ़ो। इतना पढ़ने में तो भाई तुम्हारे 2 मिनट लग जाएंगे, और पूरी कहानी पढ़ने में आंखें कहां से ढूंढ पाएंगी कौन सा सबसे सही है।
लेकिन अगर ग्रामर का ज्ञान पक्का है, आंखें पैनी हैं, तो पहले 5 सेकंड में नजर आ गया यार विच के पहले फेनोमेना शब्द आया हुआ है, विच हमारा आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द फेनोमेना क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए यहां पे इज नहीं आर आना चाहिए। ये बातें देखते ही चमक आ गई। ये 5 सेकंड में भी नहीं लगेगा इसमें। पहली लाइन है, ससरी निगाह डालोगे, फिर क्या करोगे, ए बी सी डी चारों ऑप्शन की पहली लाइन देखोगे आप। जैसे वो रविवार में बचपन के दिनों में ना अखबार में आता था, दोनों चित्रों में अंतर ढूंढे हैं, इधर भी मगरमच्छ बना, इधर भी बना है, एक ही जैसा दिख रहा है, पूंछ पूंछ एक साथ देखते थे, कान कान एक साथ देखते थे, तब नजर आता था अच्छा इसके कान में कुछ गोल सा निशान है, इधर नहीं है, झटके में नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए अप्रोच सीखना पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है। जो बच्चा पूरा ए ऑप्शन पढ़ेगा, फिर पूरा पढ़ने के बाद फिर बी पे आएगा, उसको पूरा पढ़ेगा, वो कभी नहीं पकड़ पाएगा एरर। लेकिन वही जो पूंछ की पूंछ से, यानी पहली लाइन की पहली लाइन से तुलना करेगा, उसको तुरंत नजर आ जाएगा। और उस बच्चे ने 10 सेकंड के अंदर 4 लाइनों में से, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर लेगा। कौन से 2 ऑप्शन? जिसमें इज का इस्तेमाल हुआ है, बी और डी तुरंत बाहर हो गया। उसको बाकी की लाइन पढ़कर अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब उसको पता है कि लड़ाई सिर्फ ए और सी के बीच में है, क्योंकि यहां पे आर लिखा हुआ है और उसके बाद आर आना चाहिए। अब क्या करेगा, हो सकता है अगली लाइन पढ़े और यहीं तक एक शब्द और उसको ऐसा मिल जाए, सपोज क्राइटेरिया ही मिल जाए, राइट, क्राइटेरिया इज लिखा है एक में और दूसरे में क्राइटेरिया आर लिखा है, वो क्राइटेरिया आर वाले टिक मार के निकल लेगा। कितने देर में? 30 सेकंड के अंदर। ये सब सिखाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं बैंकिंग का बैच अलग से लाना पड़ता है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन सिखाने पड़ते हैं। 5-6 अलग अलग तरीकों से ग्रामर के ज्ञान को चेक करता है बैंकिंग का एग्जाम। यहां एसएससी या बाकी जो स्टेट लेवल एग्जाम है, इसमें बेसिक वही एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जहां एक पार्ट में एरर होता है। लेकिन देखो, अगर तरीका बताया तो वहां पे भी शाइन करोगे आप। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो जाके देखें, वहां पे जो फाइल्स शेयर्ड है, कम से कम 40 से 50 बच्चे जो करियर बिल्ड के हैं, उनके रिजल्ट्स, उनके मैसेजेस का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। अंग्रेजी इंग्लिश सेक्शन में 30 में 25 नंबर भी आया हुआ, जबकि कट ऑफ 8.5 था। एक अभिषेक करके बच्चा है, अभी उसका LIC AO में सिलेक्शन हो गया है फाइनल। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन तो मैं भाई क्योंकि डिस्कस कर रहा था तो आपको बता दिया कि किस तरीके से पेपर में एप्लीकेशन होगा। चलिए, तो ये आपको नजर आ गया फेनोमेना। अब ऐसे ही एक पैटर्न और लिख देता हूं, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, ये शब्द है क्राइसिस। जब मैं क्लास में पूछता हूं सिंगुलर है कि प्लूरल है कि दोनों है, तो बच्चा इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है। कई बच्चे तो कहते हैं सर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्राइसिस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पे एक ही स्पेलिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे पास शब्द है एयरक्राफ्ट। अब आप रफाल 36 जो एयरक्राफ्ट आपने लिया, वहां पे ये नहीं कह सकते 36 रफाल एयरक्राफ्ट्स। एक एयरक्राफ्ट हो, 1000 एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहता है। लेकिन इस शब्द के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्राइसिस सिंगुलर है, प्लूरल क्या होता है भाई? क्राइसिस। आई को ई से रिप्लेस करके आप प्लूरल कर देते हैं। अब बच्चे को अगर ये पता नहीं है तो सोचेगा पेपर में ना कुछ टाइपो मिस्टेक हो गई, लग रहा है मिसप्रिंट हो गया, आई लिखना चाहिए उन्होंने ई लिख दिया। नहीं, वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसी पैटर्न पे आप देखें, ये वर्ड तो आपने बचपन से इस्तेमाल किया है, एक्सिस और एक्सेस। कहां पे? ज्योमेट्री के अंदर। एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस जब अलग अलग लिखते थे, एक्स कॉमा वाई जब दोनों की बात एक साथ करते थे, प्लूरल चाहिए होता था तो आप एक्सिस लिखते थे, आई को ई से रिप्लेस करते थे आप। ऐसे ही किस आधार पे? बेसिस। प्लूरल क्या हो जाएगा? बेसिस। मैथमेटिकल फॉर्मूला है बिल्कुल। बेसिस का क्या हो गया? बेसिस हो गया। ऐसे ही एनालिसिस क्या हो गए? एनालिसिस। ऐसे ही थीसिस क्या हो गया? प्लूरल थीसिस। थीसिस के पहले एक और प्रीफिक्स लगा लो, हाइपो। हाइपोथेसिस प्लूरल क्या हो गया भाई? हाइपोथेसिस। एक एक लेटर से पूरा फर्क पड़ जा रहा है, ठीक है। तो आई को ई से रिप्लेस करके हम क्या बना रहे हैं? प्लूरल। इस पैटर्न पे और भी शब्द हो सकते हैं, हमें पैटर्न ध्यान में रखना है। वर्ड्स और भी हैं, इनको पैटर्न ध्यान में रखो तो फिर आपकी नैया जो है पार हो जाएगी। और किसी भी एक के सहारे याद रख लोगे तो याद रहेगा। अब जैसे मान लो बाकी शब्द अगर आपको नए लग रहे हैं तो आप जो है इसको ध्यान में रख लीजिए। एक्सिस और एक्सेस के सहारे, ये तो बचपन में पढ़ा था ना, इसके सहारे याद रख लो तो अपने आप याद रहेगा वो, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास 4-5 पैटर्न हैं। मैं उनकी चर्चा, बाकी की चर्चा कल आपके साथ करूंगा, क्योंकि 10 मिनट में मेरी अगली क्लास है, इंग्लिश स्पेशल 10 का बैच, ठीक है। सो बिल्कुल निर्भय, आप सभी लोग सीजीएल में 100% देंगे। बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई। विवेक कावले से कोई टीचर नहीं, थैंक यू भाई। मैं बार बार कहता हूं, मैं बस एक फैसिलिटेटर हूं। मेरा काम एक डॉक्टर की तरह आपकी बीमारियों का एहसास आपको कराना और उसका इलाज कैसा होगा वो बताना है। बाकी आप सफल होगे तो खुशी दायी तौर पे मुझे होगी, राइट। चलिए, सो आज की क्लास के लिए